भारत से लाखों लोग हर साल बेहतर करियर और ज़्यादा सैलरी के लिए विदेश में नौकरी करने जाते हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल अक्सर रह जाता है कि भारत में जो हमारी ईपीएस पेंशन बन रही है, उसका आगे क्या होगा? क्या वो जारी रहेगी, रुक जाएगी या खत्म हो जाएगी? तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों पर बात करते हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। सर, मान लीजिए मैंने भारत में कुछ साल नौकरी की, ईपीएफ और ईपीएस में कंट्रीब्यूशन भी किया, लेकिन अब मेरी नौकरी विदेश में लग गई। ऐसे में मेरी ईपीएस पेंशन का क्या होगा? या क्या विदेश में की गई जॉब जो है वो भी मेरे इस 10 साल की जो ईपीएस की जो एलिजिबिलिटी है उसमें जुड़ सकती है, या सिर्फ भारत में ही की गई सर्विस को गिना जाता है? तो बेसिकली मैं इसके बारे में चाहती हूँ कि आप हर एक जो डिटेल है, जो नियम है, वो हमें विस्तार से बताएँ। देखिए नवमी, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि आपकी ईपीएस की एलिजिबिलिटी के लिए 10 साल का कंट्रीब्यूटरी सर्विस होना चाहिए। कंट्रीब्यूटरी सर्विस का मतलब है कि वो पीरियड जिस दौरान आपके ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है। अगर ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ईपीएस का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर 10 साल से कम की अगर सर्विस है इंडिया में तो नॉर्मली आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। परंतु जो कुछ गवर्नमेंट के साथ में गवर्नमेंट इंडिया का एसएसए है, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, उसके तहत ये टोटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब उसके लिए मतलब इंडिया में जितनी सर्विस हुई है, इसके अलावा जिस कंट्री के साथ में एसएसए है इंडिया का, वहाँ की सर्विस को भी कंसीडर किया जाता है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। आपकी जो पेंशन कैलकुलेट है वो तो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटरी सर्विस इन इंडिया के हिसाब से ही होगा। मतलब अगर आपने 7 साल इंडिया में सर्विस किया, 4 साल वो कंट्री में सर्विस किया जिनके साथ इंडिया का एसएसए है, तो ये 7 और 4 साल जोड़े जाएंगे और आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आपका टोटल जो सर्विस का पीरियड है वो 11 साल का है। परंतु आपकी जो पेंशन है वो 7 साल के बेसिस पे ही कैलकुलेट होगी। मतलब पेंशन कैलकुलेशन के लिए 11 साल कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके। तो अब अगर मैं एक ऐसा केस लेती हूँ उन लोगों का जो कि 50 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है। अब अगर मैंने अर्ली पेंशन शुरू कर ली है और उसके बाद विदेश जाकर मैं बस जाता हूँ या बस जाती हूँ या नौकरी करने लगती हूँ, तो ऐसे में मेरी जो पेंशन है उसका क्या होगा? क्या वो पहले की तरह ही मुझे मिलती रहेगी या विदेश जाने के बाद उसके जो नियम हैं वो बदल जाते हैं? देखिए नवमी, ऐसा है कि आपकी एक बार ईपीएस की जो पेंशन है वो शुरू हो गई, भले वो अर्ली पेंशन है 50 साल के बाद वाली या 58 साल के बाद वाली रेगुलर पेंशन है। आपकी वो पेंशन जब तक आप जिंदा है तब तक आपको मिलती रहेगी, भले आप इंडिया में रहो या इंडिया के बाहर चले जाओ। मतलब आप कहाँ रह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एज लॉन्ग एज योर ईपीएस हैज स्टार्टेड। ओके। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपने जब हम ने फर्स्ट आंसर जब आपने दिया तो उसमें आपने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी एसएसए की भी आपने बात की, तो इसका जो नाम है एसएसए अक्सर ये सुनने को मिलता है। लेकिन एक आम एम्प्लॉयी ये कैसे पता करे कि कौन से देश में कि जिस देश में बेसिकली वो नौकरी करने जा रहा है, वहाँ पर भारत का एसएसए लागू है या नहीं? मतलब और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या मिलता है? देखिए ऐसा, पहले तो मैं बता दूं कि आप अगर फॉरेन में कोई जॉब जो लेने जा रहे हैं और आपको पता लगाना है कि एसएससी है कि नहीं, तो एक तो लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वहाँ से पता लग सकता है, ठीक है। या ईपीएफओ की जो वेबसाइट है वहाँ से भी पता लग सकता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ इंडिया का एसएससी है कि नहीं है। जहाँ तक बेनिफिट की बात है, अगर एसएसए है किसी कंट्री के साथ में, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो पेंशन की एलिजिबिलिटी के लिए वो टोटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। मतलब वहाँ पे भी जो सर्विस आपने रेंडर करी है वो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए जोड़ा जाएगा। दूसरा जो है वो डबल कंट्रीब्यूशन की मार नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपका आप यहाँ पे आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन जा रहा है और दूसरी कंट्री में जॉब ज्वाइन करते हैं,
तो वहाँ पे आपको फिर पीएफ का या जो भी सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन है, वो देने की ज़रूरत नहीं है। पर इसके लिए आपको जो ईपीएफओ की ऑफिस से सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज लेना पड़ेगा, मतलब कि आपका इंडिया में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हो रहा है, और अगर आप वो सर्टिफिकेट उस कंट्री में अगर देंगे तो फिर आपको अब अपनी उस कंट्री में जो सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट नहीं होगा। ओके। तो अब जब कोई शख्स विदेश जाता है, विदेश शिफ्ट होने जाता है तो अक्सर विदेश जाने से पहले हम अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, अपने डॉक्यूमेंट्स ये तो हम तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो बात ईपीएस की आती है या सोशल सिक्योरिटी की आती है तो इसके लिहाज से ऐसी वो कौन-सी ज़रूरी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि वो पहले ही पूरी कर देनी चाहिए ताकि बाद में जब हम पेंशन क्लेम करें तो उस समय कोई परेशानी ना आए? देखिए नवमी, ऐसा है कि अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया नौकरी ज्वाइन करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप जैसे बताया कि ईपीएफओ की वेबसाइट से या लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट से आप पता लगा लीजिए कि उस कंट्री के साथ इंडिया का एसएसए है कि नहीं। अगर एसएसए है तो आप ईपीएफओ को रिक्वेस्ट करिए सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज इश्यू करने का। मतलब आप जाने के 1 महीने पहले रिक्वेस्ट कर सकते हो, और वो सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज वो अपने पास में रखिए। वो सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज उस कंट्री के एम्प्लॉयर को आप देंगे तो आपका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं कटेगा। दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि और क्या-क्या करना चाहिए, हाँ। तो जैसे आपका ये ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए कि आपके पुराने जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, उनका सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक जगह ट्रांसफ़र हो गया है कि नहीं हो गया है। आपका यूएन नंबर है, वो सिंगल यूएन नंबर है कि नहीं है। आपका आधार लिंक है कि नहीं है, आपका मोबाइल लिंक है कि नहीं है। मतलब जो आपको सैटिस्फैक्शन दे देवे कि मेरे यहाँ के जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट है। आपकी जो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने ट्रांसफ़र किया है पुराना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो ही आपकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस देखेगी, और वो पेंशन की एलिजिबिलिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया के बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, उनको पासपोर्ट और वीज़ा के अलावा ये देखना ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अगर आप भी विदेश में नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में ऐसा प्लान है, तो ईपीएस से जुड़े ये नियम पहले से जानना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आपकी ज़रूरत से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिज़नेस।